डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास, प्यारे साथी। आज हम लोग जो पोल 307 है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हमसे क्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और ये डीडी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। और ये आपका पोल 307 के लिए भी है। ठीक, और कोई से भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोरिया संकट कब शुरू हुआ? 1950, 49, 48 या 51? तो कोरिया संकट जो है आपका जो 25 जनवरी है 1950 को शुरू हुआ। 25 जून से शुरू हुआ, ये 1950 को शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्यूबा संकट के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बेहद महत्वपूर्ण। तो क्यूबा संकट जो हुआ आपका 1962 में आइजन, तो उस समय दौरान जो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? आइजनहावर या केनेडी, रूजवेल्ट या ट्रूमैन? तो उस समय क्यूबा संकट के समय आपके अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? तो प्रथम सम्मेलन में 25 राष्ट्रों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, प्यारे दोस्तों जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई टैक्स वक्स में कोई आपको इनके लिए एक्स्ट्रा इनकम नहीं, इनका रेवेन्यू नहीं देना है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या बीए के स्टूडेंट हैं या पीजी या पॉलिटिकल साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से तमाम जो रिलेटेड पीडीएफ हैं या एमसीक्यूज हैं या प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर अवेलेबल है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल है, मॉडल पेपर सब है। बस आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर विजिट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस तिकड़ी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की? यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में नाम बोलते हैं, उसकी स्थापना में जो 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? तो जो 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टिट्टू। 3 तिकड़ी थी जिसकी वजह से नाम अस्तित्व में आया। नाम के स्थापना में तीनों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन में निम्नलिखित में से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बांडुंग सम्मेलन में? तो याद रखिएगा कि 29 अफ्रीकी एशियाई देशों ने 55 में जो बांडुंग सम्मेलन आयोजित हुआ उसमें लगभग 29 अफ्रीकी देशों, अफ्रीकी और एशिया यानी अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लगभग 29 देशों ने इसमें भाग लिया। 29 कंट्रीज, एफ्रो एशियन कंट्रीज इसमें शामिल हुए। 6 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत 1954 में शामिल नहीं? तो आपसे पूछा जाएगा पंचशील सिद्धांत किस देश से संबंधित होती? भारतीय विदेश नीति की विशेषता है और ये कब आया? 1954 में, और चीन और भारत के संदर्भ में आया। ठीक, इसी में दिया गया हिंदी चीनी भाई भाई, जिसमें आपके चमनलाई चीनी प्रधानमंत्री थे और ये आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो क्या इसमें शामिल नहीं था? एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, ये शामिल था। परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना, ये इसमें शामिल नहीं था। समानता तथा पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये पंचशील की विशेषता है, लेकिन ये विशेषता नहीं है। तो पंचशील के सिद्धांत में परमाणु हथियारों का विकास करना शामिल नहीं था। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है? यानी कौन सा ऐसा देश है उसके पास परमाणु संपन्न तो है लेकिन अव्यक्त रूप में है, यानी वो कहीं उसको बाकी देशों के द्वारा मान्यता नहीं दी गई, तो है आपका भारत। ठीक, 8 देखिए कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया? याद रखिए, इराक ने कुवैत पर आक्रमण 2 अगस्त 1990 को किया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। खड़ी होती है, इसे शुरू हुआ। तो 9 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 5, 13, 12 या 11? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है। 10 देखिए, जोसेफ स्टालिन का संबंध किससे है? तो जोसेफ स्टालिन आपके रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो उनका जो फेमस जो कूटनीति थी क्या थी? डिप्लोमेसी ऑफ विजिट्स, यानी यात्राओं की कूटनीति का प्रयोग करते थे। तो इनका संबंध यात्राओं की कूटनीति से है। क्वेश्चन नंबर 11 कि चीन में साम्यवादी क्रांति के अग्रदूत या नायक या नेता कौन हुए? या किनके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ?
तो माओ जेडोंग थे, माओ से तुंग थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो राष्ट्रों के वे आत्मनिर्णय के प्रतिपादक में एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन है और दक्षिण अफ्रीका के जो सेनाध्यक्ष थे स्मट साहब, ये लोग आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रतिपादक हुए। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? ध्यान दीजिए आप। तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है चीन ने प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया? चीन ने प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया? तो उसने अक्टूबर 1964 में किया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अक्टूबर 1964 में। 15 भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया? तो भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया? आपको याद होना ही चाहिए, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। 73, 75, 74 या 77? तो 18 मई 1974 को भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट किया। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख प्रणेता कौन हैं? जो हु इज द मेन पायनियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो भारतीय विदेश नीति के जो प्रमुख प्रणेता हुए या जो कर्णधार हुए या जो फाउंडिंग मेंबर थे इसके कौन थे, जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी भारतीय विदेश नीति की? तो आपके थे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं? तो भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व इसके भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व और सैनिक तत्व हैं, इसलिए डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 18 देखिए कि भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1969, 1971, 73 या 75? तो भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1971 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? जनरल इरशाद, जनरल जियाउर रहमान या खुड़ांकर मुश्ताक अहमद या शेख मुजीबुर रहमान? तो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान हुए। क्वेश्चन नंबर 20 रूस की विदेश नीति के कर्णधार कौन थे? तो जिस प्रकार भारतीय विदेश नीति के कर्णधार आपके जवाहरलाल नेहरू हुए, उसी प्रकार रूस की विदेश नीति के कर्णधार मिखाइल गोर्बाचेव हुए। तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 स्वेज संकट किस वर्ष हुआ था? स्वेज संकट किस वर्ष हुआ? 1981, 55, 56 या 67? तो 1956 में स्वेज संकट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किसकी स्थापना यहूदियों ने की थी? फिलिस्तीन, सीरिया, इजराइल या जॉर्डन? याद रखिए इजराइल की स्थापना यहूदियों के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 तेल के प्रमुख उत्पादक देश राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, ये सभी तेल उत्पादक के प्रमुख राष्ट्र हैं। तो सी राइट आंसर होगा। 24 के तेल निर्यातक राष्ट्रों के संगठन को हम क्या कहते हैं? ओपेक, सार्क, आसियान या कोई नहीं? तो तेल निर्यातक देशों के संगठन को हम ओपेक बोलते हैं। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 स्टार वॉर कार्यक्रम किसके द्वारा अपनाया गया? यूएसए, यूएसएसआर या ब्रिटेन या फ्रांस? तो यूएसए के द्वारा स्टार वॉर कार्यक्रम अपनाया गया। 26 की नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए जरूरी है कि जो नॉर्थ और साउथ डायलॉग हो उसमें दोनों के बीच संपन्न हो, नॉर्थ और साउथ के बीच डायलॉग हो, यानी विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद कायम हो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सी उत्तर दक्षिण संवाद, नॉर्थ साउथ डायलॉग। 27 है प्लीज़ दोस्तों आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए या आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कल या परसों 2-3 दिन एग्जाम है या किसी भी विषय का जो मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और ये पेपर तो कोई भी स्टूडेंट अगर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या नेट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। खासकर जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस
और जो क्वेश्चन आज का आया बेहद टफ था, तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए, उस हिसाब से पढ़िए। जनरल इन मतलब केवल पेज पलटने वाला मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि एकदम डीप आ रहा है, तो आपको डीप स्टडी की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है। तो आसियान का सदस्य इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, फिलीपींस भी है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, आसियान देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, यानी वेयर डिड द फर्स्ट समिट ऑफ आसियान नेशन टेक प्लेस। तो आसियान देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 को देखिए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन डी। इसकी स्थापना में तत्कालीन बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी विशेष योगदान रहा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर के देशों से क्या तात्पर्य है, विकसित देश, औद्योगिक देश या पाश्चात्य देश। तो जो उत्तर जो आपकी ये आपका जो पृथ्वी है, जो इसमें उत्तरी गोलार्ध है, माना जाता है कि इसमें जितने भी राष्ट्र हैं वो विकसित हैं, औद्योगिक और पाश्चात्य हैं। तो इसमें डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन G7 देश है। तो G7 में कौन सा देश है, तो इसमें आपका USA शामिल है, यानी अमेरिका। 32, दक्षिण के देशों का क्या तात्पर्य है। तो जो आपकी पृथ्वी है, जो उसमें ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसमें जो दक्षिण वाले देश हैं वो आपके कहा जाता है कि तृतीय विश्व के देश हैं, जिसमें गरीब राष्ट्र, अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र इसमें शामिल हैं। ठीक, तो डी राइट आंसर होगा, तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 33 कि दक्षिण देशों की प्रमुख समस्याएं क्या है। तो दक्षिण गोलार्ध के देशों की समस्या है, एक तो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं और कबीलावाद हैं। तो डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 कि उत्तर दक्षिण क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर दक्षिण जो डायलॉग है, यानी नॉर्थ साउथ डायलॉग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हो, आपसी सहयोग के लिए और मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 35, दक्षिण दक्षिण संवाद की मूल भावना क्या है। तो डायलॉग जो है साउथ डायलॉग, उसकी मूल भावना क्या है, उसमें आपसी सहयोग हो, किसमें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। याद रखिएगा, जो साउथ डायलॉग है ये तृतीय विश्व युद्ध के देशों के बीच एक संवाद है, जिसके आधार पर आपसे विश्वास कायम करना हो, सहयोग की भावना हो और सद्भावना की विकास हो। तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। चीन, रूस, USA या ब्राज़ील। तो सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका स्थायी सदस्य कौन सा नहीं, तो ब्राज़ील नहीं है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। 37 को देखिए कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो उस समय भारत कर रहा था। 38, कितने देश G20 देश में, तो उस समय तो 20 थे, अब तो 21 हो गए, अफ्रीका इसमें शामिल हुआ है। 39 है, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये रियो दी जेनेरियो यानी ब्राज़ील की राजधानी रियो दी जेनेरियो में हो रहा है, यानी ब्राज़ील में होगा ये। 40, निम्नलिखित में से कौन क्वाड का सदस्य नहीं है। तो क्वाड का सदस्य कौन सा नहीं है इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और आपका जो जापान और अमेरिका, इसमें एक अमेरिका जोड़ लेंगे तो क्वाड में 4 सदस्य शामिल हैं, लेकिन फ्रांस इसमें शामिल नहीं है। ठीक, क्वाड में फ्रांस शामिल नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। ठीक, और ये चलिए ये आगे देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, इसमें इतना ही। वीडियो छोटा है, आप जल्दी से इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। याद रखिए, ये था आपका जो पोल 307 और 308 के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका IR का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।